आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो के विचारों पर सुकरात का बहुत अधिक प्रभाव था, इसीलिए मैक्सी ने लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। इन प्लेटो सुकरात लिव्ड अगेन। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की धारणा का विवेचन किया। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में न्याय की धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। इसीलिए बार्कर ने लिखा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। इसी प्रकार इबर्स्टीन ने भी लिखा है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। वर्तमान समय में हम न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो के द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग न्याय शब्द का मतलब है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। अतः प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हितों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो ने न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। तत्कालीन समय में न्याय के संबंध में 3 धारणाएं प्रचलित थी। पहला, परंपरागत सिद्धांत। सबसे पहले प्लेटो ने न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया है। इस धारणा का परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन सिफालस और उसके बाद उसके पुत्र पोलीमार्कस के द्वारा किया गया। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। इसी प्रकार पोलीमार्कस ने न्याय की क्या परिभाषा दी? पोलीमार्कस ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर उन्होंने कहा कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। किंतु प्लेटो ने न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि सत्य बोलना और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में
अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं, जैसे सत्य बोलते हुए दूसरों को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी बताना अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद अस्त्र देने वाला पागल हो जाए और अपने उन अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसी स्थिति में अस्त्र लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं वरन एक अन्यायपूर्ण कार्य होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात के लिए भी प्लेटो ने बताया कि जरूरी नहीं है कि मित्र जो हैं वो वास्तव में अपने मित्र हों। मित्र केवल नाम के लिए भी मित्र हो सकते हैं और हो सकता है कि वो यथार्थ में शत्रु हों। इसलिए ये प्लेटो ने कहा कि मित्र जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने आपको मित्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पीछे वो आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, आपका बुरा कर सकते हो। तो इसलिए मित्रों के प्रति भलाई और शत्रुओं के प्रति बुराई की बात जो है वो भी सही नहीं है। फिर दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत। इस धारणा का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस ने किया। यह धारणा शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अतः थ्रेसीमेकस दो बातें कहता है। पहला, शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए ही शासन करता है, और दूसरा, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। प्लेटो ने थ्रेसीमेकस की इस विचारधारा का भी खंडन किया और प्रथम विचार के संबंध में प्लेटो ने कहा कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का जो लक्ष्य है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उसको ज्ञान का प्रकाश देता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य भी प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर करके उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संबंध में प्लेटो ने बताया कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है। इस प्रकार प्लेटो जो है वो थ्रेसीमेकस की इस न्याय संबंधी इस धारणा को भी अस्वीकार करता है। अब न्याय के संबंध में तीसरी धारणा थी कार्य कारण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया। उनके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उनका विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में जो निर्बल कमज़ोर मनुष्य थे उनको अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं। दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। अतः न्याय भय का शिशु है। तो ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार के ग्लाउकन के सिद्धांत के निम्न दो परिणाम हैं। पहला, राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि
सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर, और दूसरा राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। यह प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानते, वरन आत्मा का वास्तविक गुण मानते हैं। तो सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस और ग्लाउकन ने न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया, उन तीनों की ही एक समान विशेषता है, और वह यह है कि ये सभी न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंतर की वस्तु मानता है, और इसी आधार पर प्लेटो न्याय के इन तीनों ही दृष्टि को अस्वीकार कर देता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित। प्लेटो की धारणा है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व विद्यमान हैं: इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। अतः इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। अतः प्लेटो ने जो परंपरागत न्याय की जो तीनों धारणाएं प्रचलित थी, वो क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत, उन तीनों ही न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया है और उनको स्वीकार नहीं